नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड, जिसमें हम पेपर थर्ड के सारी यूनिट को सीक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं। उसमें यूनिट फर्स्ट में हमने कार्य, बल, ऊर्जा, गति, वेग, त्वरण इत्यादि को कवर कर लिया है। आज हमारा विद्युत वाला टॉपिक है, जिसमें हम विद्युत से संबंधित विभिन्न टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और विस्तार से उनके अध्ययन को जानेंगे। तो एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड का जो हमारे श्रृंखला चल रही है वो कंटिन्यू जारी है और इसमें ये विद्युत वाला लेक्चर है। पिछले वे लेक्चर जो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, विद्युत और विभिन्न प्रकार के सेल प्रपथ के बारे में हम जानेंगे कि विद्युत क्या है, प्रपथ कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत क्या है। अगर विद्युत को हम परिभाषित करना चाहें तो इसे आवेशों की मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय के रूप में क्या करते हैं, हम परिभाषित करते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत आवेशों की मौजूदगी, यानी आवेश यानी कि धनायन और ऋणायन आवेश और उनके बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं का समुच्चय। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो आवेश होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, उनकी जो मोशन होता है, उनका जो बहाव होता है, उससे संबंधित जो पूरी प्रोसेस होती है उसे ही हम कहते हैं विद्युत। ठीक है, तो विद्युत क्या होगी, विद्युत आवेशों की मौजूदगी और बहाव से जुड़ी परिघटनाओं का क्या हो गई, विस्तृत समुच्चय हो गई है। इसे क्या बोलते हैं, हम विद्युत बोल देते हैं। अब हम जानेंगे विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या होती है। आवेश के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी प्रकार का आवेश हो, या वो धनात्मक आवेश हो या वो ऋणात्मक आवेश हो, है ना। आवेश दोनों प्रकार के होते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक। तो किसी भी प्रकार के आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है। जो आवेश गतिशील है, जो गति कर रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित होने का मतलब ही है कि आवेशों का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, गति हो रही है आवेशों में। यानी धनायन और ऋणायन एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए कोई चालक है जिसमें Q आवेश है और T समय में क्या हो रहा है, वो प्रवाहित हो रहा है। आवेश यानी कि ऋणायन या धनायन। तो आवेश की जो प्रवाह की दर है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा बोल देते हैं। दर में समय के सापेक्ष निकाली जाती है कि 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं या 1 घंटे में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इसे ही हम विद्युत धारा के रूप में मापते हैं। विद्युत धारा क्या हो गई आपकी, आवेश की प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा बोल देते हैं। विद्युत धारा की जो दिशा होती है, यानी जब कोई भी धारा प्रवाहित हो रही होगी तो उसकी कोई ना कोई दिशा होगी। तो इसकी दिशा जो होती है धन आवेश की गति की दिशा मानी जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन का धन आवेश की दिशा में ही क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, धनावेश की गति की दिशा होती है। आवेश की दिशा जो होती है वो गति की दिशा के विपरीत होती है। आवेश की दिशा क्या होती है, गति की दिशा के विपरीत होती है। यानी विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा में है, लेकिन जो मेन आवेश होगा, जो गति होगी, उसकी उल्टी दिशा में वो प्रवाहित हो रहा होगा। तो यह क्या है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है एम्पीयर होता है। आवेश की दिशा होती है वो विपरीत दिशा में होती है, लेकिन विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है और एम्पीयर होता है, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। इसको हम कूलाम सेकेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आवेश हो गया कूलाम और T सेकेंड में अगर कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हम विद्युत धारा बोलेंगे। इसलिए इसको कूलाम प्रति सेकेंड भी बोल देते हैं, या फिर सिर्फ इसको एम्पीयर कहा जाता है, या सिर्फ क्या कहा जाता है, इसको एम्पीयर कहा जाता है। यानी विद्युत धारा कैसी है, अदिश राशि है, एम्पीयर इसका मात्रक है, या फिर कूलाम प्रति सेकेंड भी इसको हम बोल सकते हैं। 1 एम्पीयर विद्युत धारा को हम कैसे परिभाषित करेंगे, 1 एम्पीयर विद्युत धारा को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो 1 एम्पीयर विद्युत धारा जो होती है 1 कूलाम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश का जो प्रवाह होता है उसे ही हम 1 एम्पीयर विद्युत धारा बोल देते हैं। यानी Q आवेश है, T सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन T का मान अगर हम यहाँ 1 रख दें,
Q का मान भी 1 रख दें तो क्या होगा, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो इसे ही क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पीयर विद्युत धारा बोल देते हैं। इसे हम 6.25 गुणा 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड के रूप में भी क्या करते हैं, हम दर्शाते हैं। यानी 1 एम्पीयर इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10⁻18 जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पर सेकेंड। इस तरीके से हम इसको क्या है, दर्शाते हैं। अब हम विद्युत धारा की तीव्रता के बारे में जान लेंगे कि विद्युत धारा तो हमने देखा कि वो आवेश के प्रवाह की दर थी, लेकिन विद्युत धारा की तीव्रता क्या होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की जो समय दर है वो उसी को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता बोल लेते हैं। यानी विद्युत धारा और विद्युत धारा की तीव्रता लगभग क्या है, समान ही है। इसे विद्युत धारा समानता कहा जाता है। यानी दोनों ही क्या है, आवेश के प्रवाह की दर है। क्या है, आवेश की प्रवाह की दर ही क्या होती है, विद्युत धारा या विद्युत धारा की तीव्रता कहलाती है। ओके, तो इसको कैसे दर्शाएंगे हम, विद्युत धारा इक्वल टू आवेश अपॉन समयांतर, यानी I इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कूलाम प्रति सेकेंड या फिर एम्पियर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आवेश का मात्रक। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होगा था, हमने देखा था कि I इक्वल टू Q अपॉन T, हमने यही तो देखा था। अब हमें आवेश का मात्रक निकालना है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T, है ना। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q इक्वल टू हो जाएगा IT। तो आवेश का मात्रक होता है Q इक्वल टू IT, यानी धारा का मात्रक इंटू समय का मात्रक। तो आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड या फिर कूलाम, क्योंकि Q बराबर IT से आवेश का जो मात्रक होगा I हो गया, धारा आपकी एम्पियर, T सेकेंड हो गया, तो एम्पियर सेकेंड इसका मात्रक हो गया, जिसे हम कूलाम भी बोल देते हैं। अब हम देखें कि विद्युत चालक क्या होते हैं। जे ऐसे पदार्थ यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या बॉडी जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है। सिंपल तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसमें प्रवाहित होती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, विद्युत चालक बोल देते हैं। चांदी, तांबा, ग्रेफाइट आदि ये क्या है, विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह होता है वो विद्युत चालक कहलाते हैं। अब कुछ विद्युत कुचालक भी होते हैं जिन्हें हम विद्युत रोधी बोल देते हैं, उनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है या जिनमें धारा प्रवाह आसानी से नहीं होता है, विद्युत रोधी कहलाते। कांच, रबड़, कागज, प्लास्टिक, चीनी, मिट्टी, लाख आदि। अब हम अर्धचालक के बारे में जानें, क्योंकि चालक हैं और कुचालक है तो उनके बीच में भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो कुछ चालक का व्यवहार करते हैं, कुछ अर्धचालक का व्यवहार करते हैं, तो इन्हें हम अर्धचालक की श्रेणी में रखते हैं। यानी चालक और कुचालक के बीच की जो कंडीशन होती है उसे अर्धचालक कहा जाता है। इनकी चालकता जो होती है विद्युत चालक पदार्थों से तो कम होती है, लेकिन विद्युत रोधी पदार्थों से क्या होती है, अधिक होती है। तो चालक और कुचालक के बीच के जो पदार्थ होते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता चालकों से कम लेकिन कुचालकों से कम होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत आवेश क्या है। किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसकी वजह से पदार्थ विद्युत क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है। किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण, किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसकी वजह से पदार्थ विद्युत क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, विद्युत आवेश बोल देते हैं। किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसकी वजह से पदार्थ विद्युत क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है, वो क्या होता है, आपका विद्युत आवेश कहलाता है। तो विद्युत आवेश एक प्रकार का बल है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वस्तु पदार्थ रखी जाती है तो एक उससे फोर्स यानी एक मैग्नेटिक फोर्स जैसा उसको महसूस होता है, तो वही क्या है, आपका विद्युत आवेश है। अब स्थिर वैद्युतिकी क्या यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशित वस्तुओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है। यानी फिजिक्स की कई सारी शाखा है, तो एक शाखा होती है उसमें स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें सिर्फ हम आवेशित वस्तुओं के गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस शाखा के अंतर्गत
उन आवेशित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिनके आवेश क्या होते हैं, स्थिर आवेश होते हैं। यानी स्थिर आवेशों के बारे में जो जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं वो होती है आपकी स्थिर वैद्युत की। यह आवेशों में एक बात आप ध्यान रखें कि आवेश स्थिर ही होते हैं, मोशन में नहीं होते हैं, यानी गतिशील नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत क्या होता है। जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो उनमें एक आवेश या स्पार्क उत्पन्न होता है, उसे ही हम स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत बोल देते हैं। स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत क्या बोल देते हैं। जैसे हम लोग एक नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे हम लोग स्कूल टाइम में वो चेयर कुर्सी वाला खेल खेलते थे। चेयर पे कोई बैठ गया, फिर उसको अब पीछे से मारो तो चेयर में एक स्पार्क, एक मतलब करंट सा लगता था। तो यही है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ेंगे तो उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाएगा, स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत। उसमें एक आकर्षण सा हमको महसूस होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत विभव कि विद्युत विभव क्या है। एक धनावेश को, कोई भी एक धनावेश है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यानी किसी पॉजिटिव आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम लाते हैं तो हम जो कार्य करते हैं उसे क्या बोल देते हैं, विद्युत विभव बोल देते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है, कार्य बटे आवेश, है ना, कार्य बटा आवेश। तो इसे हम भी से दर्शाते हैं। भी को वोल्ट या जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और क्यू आवेश का मात्रक कूलाम। तो वोल्ट को क्या लिखेंगे हम, जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। तो एक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका विद्युत विभव कहलाता है। इसे जूल प्रति कूलाम या वोल्ट इसका मात्रक है, और यह क्या है, एक अदिश राशि है, यानी स्केलर राशि है या स्केलर यूनिट है। तो विद्युत क्षेत्र के कोई भी जो आवेश है पॉजिटिव, अगर उसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु को लाते हैं और जो इस तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है वही हमको क्या है, विद्युत विभव के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरीके से विभवांतर को भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि विभवांतर क्या है। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यह एक अदिश राशि है और इसका मापन हम किससे करते हैं, वोल्टमीटर यानी कि विभव मापी से करते हैं। तो विभवांतर क्या है, विद्युत क्षेत्र में एक कूलम धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। जबकि जो हमारा विद्युत विभव था उसके लिए हम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे थे, जबकि विभवांतर में कहाँ से ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। विभवांतर और विद्युत विभव का एक ही मात्रक है, वोल्ट। दोनों ही क्या है, अदिश राशियां हैं। विभवांतर का मापन हम विभव मापी या वोल्ट मीटर से करते हैं। तो समझ में आया विभव विभवांतर में क्या डिफरेंस है। जब हम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु को लाने में कोई कार्य करते हैं तो वो विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन जब हम आवेश को विद्युत क्षेत्र के ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो किया गया कार्य वो क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। क्लियर हुआ आपको। स्थिर विद्युत विभव के बारे में जानेंगे। इकाई धनावेश को अनंत से किसी आवेश के क्षेत्र में लाने के लिए किए गए कार्य को उस क्षेत्र का स्थिर विद्युत विभव कहते हैं। यानी जब हम इकाई धनावेश को अनंत से किसी आवेश के क्षेत्र में लाते हैं तो हम जो कार्य करते हैं उसे क्या बोल देते हैं, स्थिर विद्युत विभव बोल देते हैं। यह क्या है, एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम। यानी विभव हो गया, स्थिर विद्युत विभव हो गया या विभवांतर हो गया, तीनों ही अदिश राशियां हैं, उनका मात्रक वोल्ट होता है। अब हम देखेंगे कि विभवांतर क्या होता है। दो बिंदुओं पर स्थित वस्तुओं के बीच विभव की मात्राओं के अंतर को क्या कहते हैं, हम विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ कोई ये वस्तु स्थित है, इसका जो विभव है वो 200 वोल्ट है और इसका क्या है 300 वोल्ट है। तो इनका जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के जो वोल्ट हैं विभव है, उनका जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोल रहे हैं, हम विभवांतर बोल देते हैं। तो दो बिंदुओं पर स्थित वस्तुओं के बीच विभव का अंतर क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। अब हम कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या कहता है।
कूलाम का नियम कहता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, कोई भी दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच जो बल कार्य करता है वो, जैसे ए बिंदु होगा बी बिंदु होगा, इनके बीच क्या है F1 F2 बल कार्य करेंगे, है ना। तो वो जो बल रहेगा इनके बीच वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती। मान लीजिए ये ए बिंदु है, ए बी बिंदु है, इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है। तो इनके बीच जो फोर्स कार्य करेगा वो इनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती होता है। परिमाण का मतलब होता है, परिमाण हम कैसे निकालते हैं, फिर उसका माइनस प्लस नहीं उसमें साइन लगेगा, सिर्फ उसकी क्वांटिटी देखेंगे। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी देखेंगे, उसकी दिशा नहीं देखेंगे, क्योंकि दिशा से क्या हो जाता है प्लस या माइनस हो जाती है किसी के भी मान की वैल्यू। लेकिन ये हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ परिमाणों की बात कर रहे हैं, तो Q1 और Q2 का मान रखेंगे, ठीक है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए R है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये अपोजिट होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह बल दो बलों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही क्या करता है, कार्य करता है। तो कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दो बलों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है। तो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, F क्या है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। F क्या है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। Q1 Q2 तो आवेशित वस्तुओं पर उपस्थित आवेशों की क्या है, परिमाण है। जबकि K क्या रहता है, यहाँ एक नियतांक रहता है जिसकी वैल्यू होती है 9.10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि इसकी आपने विमा कैसे निकाली, ये Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर हो गया, ये न्यूटन हो गया, और यहाँ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। एक बार समझ में आपको। अगला देखेंगे हम पृष्ठ घनत्व। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। पृष्ठ घनत्व, और नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर, कोई भी चालक है उसका जो इकाई क्षेत्रफल है उस पर जो उपस्थित आवेश है उसे क्या बोल रहे हैं हम, पृष्ठ घनत्व बोल लेते हैं। तो किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कह देते हैं। किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या होता है, पृष्ठ घनत्व कहलाता है। किसी चालक का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो चालक के आकार, चालक के नजदीक स्थित किसी अन्य चालक और विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक को जो पृष्ठ घनत्व होता है वो चालक के आकार पर, उसके आसपास स्थित किसी अन्य चालक और विद्युत रोधी पदार्थों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उससे हम पृष्ठ घनत्व बोल लेते हैं। और जो पृष्ठ घनत्व होता है वो चालक के आकार पर, चालक के आसपास स्थित किसी अन्य चालक पर और विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। अब हम जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेशित क्षेत्र के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें आवेशित वस्तु का प्रभाव रहता है। मान लीजिए ये कोई आवेश है, इस पर Q आवेश है, इसके चारों ओर का उतना एरिया जहाँ तक इसका क्या रहता है, आकर्षण रहता है, मतलब जहाँ तक हम इसके आकर्षण को महसूस कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो क्या कहा गया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हुआ आपको, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र रेखा को हम देखेंगे, वह काल्पनिक रेखा जिससे किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा का क्या चलता है, पता चलता है। वह काल्पनिक रेखा जिससे किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चलता है विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। कोई विद्युत क्षेत्र है तो उसकी दिशा इस तरफ है, इस तरफ है, या फिर इस तरफ है, इस तरफ है, यानी कहाँ है उसकी दिशा, जिससे हमें दिशा का ज्ञान हो रहा है तो उसे ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत क्षेत्र का जो प्रवाह होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। इसकी दिशा होती है वो धनावेश की दिशा में होती है, यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। समझ रहे हैं आप, यानी दिशा क्या होगी, धनावेश की दिशा में होगी, यानी नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है अट्रैक्ट होके। इसलिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है, वो धन आवेश की दिशा में होती है। और आवेश का जो विद्युत धारा का जो प्रवाह रहता है वो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर रहता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। किसी खोखले चालक के भीतरी भाग पर कितना विभव होता है? तो जब कोई खोखला चालक आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण जो आवेश रहता है उसके चालक के बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, परंतु चालक के भीतर विद्युत विभव क्या रहता है? समान रहता है। जितना हम आवेश जब धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं खोखले चालक में, तो जो आवेश रहता है बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है, अंदर नहीं रहता है। अंदर आवेश शून्य होता है, क्योंकि अंदर क्या होता है? विद्युत विभव रहता है, समान रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत धारिता क्या है। आवेश की वह मात्रा जिसे किसी चालक को देने से उसके आवेश में एकांक वृद्धि होती है। जब हम किसी चालक को कोई आवेश देते हैं तो उसके आवेश में जो एकांक वृद्धि होती है उसे ही हम आवेश की मात्रा कहते हैं। आवेश की वह मात्रा जिसे किसी चालक को देने से उसके आवेश में एकांक वृद्धि होती है। आवेश की वह मात्रा जिसे किसी चालक को देने से उसके आवेश में एकांक वृद्धि होती है, उसे क्या बोल देते हैं? हम विद्युत धारिता बोल देते हैं। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। विद्युत धारिता को सी से दर्शाते हम, और इसका मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। सी इक्वल टू होता है Q/V। निर्भरता क्या होती है? जो हमारी विद्युत धारिता होती है किन किन कारकों पर निर्भर करती है? किसी चालक की जो विद्युत धारिता है किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, यानी ये पर निर्भर करेगी, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, और आसपास उपस्थित चालकों की उपस्थिति पर। यानी किसी विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत पदार्थ की चालक की जो धारिता है वो चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर और चालक के आसपास उपस्थित अन्य चालकों की उपस्थिति पर क्या करती है? निर्भर करती है। यानी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है इस पर डिपेंड करेगी, उसके चारों ओर का माध्यम कैसा है इस पर डिपेंड करेगी, उसके आसपास उपस्थित कौन कौन से चालक हैं इस पर भी विद्युत धारिता क्या करती है? निर्भर करती है। और इसका जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। अब हम जानेंगे ओम के नियम को। ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में, यानी कंडीशन क्या है? टेम्परेचर उसका क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ओम का नियम कहता है कि जब टेम्परेचर क्या हो? स्टेबल हो, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो चालक के सिरों के बीच विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी जब टेम्परेचर क्या है? स्थिर है, नियत है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर की क्या होगी? समानुपाती होती है। ये है आपका ओम का नियम। ओम का नियम तो क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आगे हम ओम के नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो हमने कवर किया है आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने ये जाना कि विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा की तीव्रता क्या होती है ना, विद्युत आवेश क्या होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने क्या किया? विस्तार से अध्ययन किया। हमने विद्युत धारिता के बारे में जाना, चालक, अर्धचालक, विद्युत आवेश, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिकी के बारे में जाना कि क्या होता है ये, घर्षण विद्युत क्या है, विद्युत विभव, विभवांतर का हमने डिफरेंस समझा कि जब अनंत से वस्तु विद्युत क्षेत्र में आई तो विद्युत विभव होगा, और जब विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगी तो विभवांतर होगा। स्थिर विद्युत विभव के बारे में हमने जाना, इनकी ये जाना कि राशि आदेश है या सदिश है, इनका मात्रक क्या होता है, विभवांतर क्या है, कूलाम का नियम क्या है, पृष्ठ घनत्व क्या है, इनके बारे में हमने विस्तार से जाना। विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में जाना। खोखले भीतर के जो चालक होता है उसके भीतर विभव कितना होता है उसके बारे में हमने जाना। ओम के नियम के बारे में हमने जाना। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अध्ययन को जारी रखें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।